नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका न्यू कैरियर अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्यावर के अंदर आपका बहुत बहुत भव्य अभिनंदन है। जिस प्रकार से राजस्थान की कला संस्कृति की जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसकी आज जो हम लेके आए हैं, राजस्थान की कला संस्कृति की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है उसका आज 19वां भाग है। तो ये जो भाग चल रहा है वो सभी प्रश्न जो है गत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अब तक पूछे गए परीक्षाओं के हैं। देखिएगा, इसका पहला प्रश्न, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वापस से देखें, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या पुंगी से है, अलगोजा या ढोलक? देखिएगा, इस इनका जो संबंध है वो है अलगोजे से। रामनाथ चौधरी का जो संबंध है, रामनाथ चौधरी का संबंध जो है अलगोजे से है। ये जो रामनाथ चौधरी है इन्हें अलगोजे का जादूगर कहा जाता है। मित्रों याद रखिएगा कि अलगोजे का जादूगर किसे कहा जाता है? तो अलगोजे का जो जादूगर है वो रामनाथ चौधरी को कहा जाता है। रामनाथ चौधरी की बात करें कि इनका संबंध और कहां से है, तो देखिएगा इनका संबंध जयपुर से है। याद रखिएगा, रामनाथ चौधरी कहां के रहने वाले हैं? तो ये जयपुर के रहने वाले हैं। और इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजे से है। और अलगोजे का इनको क्या कहा जाता है? तो अलगोजे का इनको जादूगर कहा जाता है। अलगोजा क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र है। मित्रों याद रखिएगा कि अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है? तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है और इसके अंदर केर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। केर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से रामनाथ चौधरी का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? ये पटवारी परीक्षा 2021 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलगोजा। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का काम है? यहां पर बहुत ही शानदार प्रश्न है। मोती भारत क्या है? मोती भारत, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का काम किया जाता है? यह प्रश्न पूछा गया है और इसमें ऑप्शन है, क्या ये पाली में किया जाता है, क्या ये सीकर में किया जाता है, या फिर बूंदी में, या फिर जालोर में? तो देखिएगा, ये जो मोती भारत का जो कार्य है, कढ़ाई का कार्य है, वो जालोर में किया जाता है। तो क्या होती है कढ़ाई? कढ़ाई का कार्य याद रखिएगा, विभिन्न या फिर यूं कहें अलग अलग रंगों से, अलग अलग रंगों से किसी वस्त्र को कलात्मक तरीके से तैयार करना कढ़ाई कहलाता है। तो ये अगर बात की जाए कढ़ाई क्या होती है, तो देखिएगा, कढ़ाई में ये होता है कि विभिन्न अलग अलग रंगों के जो धागे लिए जाते हैं और उनको वस्त्र के ऊपर के कलात्मक तरीके से तैयार किया जाता है। उस कार्य को कढ़ाई का कार्य किया जाता है। तो वो कढ़ाई का कार्य कहलाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो देखिएगा, ये जालोर का प्रसिद्ध है। और जालोर में ये किस नाम से है फेमस है? तो मोती भारत का कढ़ाई का कार्य कहाँ किया जाता है? जालोर में किया जाता है। वो शानदार प्रश्न है। मोती भारत का कार्य कहाँ किया जाता है? जालोर में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में जोरावा क्या है? जोरावा गीत है। राजस्थान में जोरावा गीत है। गीत यहां पर पूछा गया है, क्या ये एक वीरे गीत है, परिवार में गाया जाने वाला गीत है? आप भी साथ साथ उत्तर देने की कोशिश करें। परिवार में गाया जाने वाला एक जन्मोत्सव गीत है, वधु विदाई गीत है, या फिर फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत है? तो देखिएगा कि जोरावा क्या है? जोरावा गीत ये एक वीरे गीत है। इधर याद रखिएगा, सोड सेड सॉन्ग जिसे हम कहते हैं वो है वीरे गीत। और जोरावा जो गीत है, पत्नी अपने पति के परदेश जाने पर
ये गीत गाती है। अगर पूछ लिया जाए कि जोरावा गीत कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखेगा कि ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। जोरावा गीत कहां का प्रसिद्ध है, तो ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है, यानी पश्चिमी राजस्थान में ये गीत गाया जाता है। जोरावा गीत कैसा गीत है, तो ये एक वीरे गीत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वीरे गीत। लेकिन अगर पूछ ले कि ये जोरावा गीत कब गाती है, तो पत्नी अपने पति के परदेश जाने पर यह गीत गाती है। और ये सबसे ज्यादा कहां का प्रसिद्ध है, तो ये जैसलमेर में ये गीत गाए जाते हैं। अगर आपको ये प्रश्नावली, अगर आपको प्रश्नोत्तरी समझ में आ रही हो, और अगर समझ में आ रही हो तो इसकी लाइक करें और शेयर करें। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा अगला प्रश्न है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर बातारी फुलवारी पूछी गई है, लेकिन यहाँ पर लेखक का नाम नहीं पूछ करके इसके खंड पूछे गए हैं कि ये कितने खंडों में लिखी गई है। क्या ये 8 खंडों में लिखी गई है, 10 खंडों में, 14 खंडों में, या फिर 16 खंडों में लिखी गई है। देखिएगा बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी बातारी फुलवारी ये रचना विजयदान देथा ने लिखी थी। तो इसके जो लेखक है वो है विजयदान देथा। विजयदान देथा ने लिखी थी। इसके कुल खंड 14 खंड है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कि 14 कहां है, पहले ऑप्शन में 8 है, नहीं गलत है, यहाँ पर 10 भी नहीं है, 14। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 14, कि विजयदान देथा ने जो बातारी फुलवारी लिखी थी उसके कितने खंड है, तो उसके 14 खंड है। और 14 खंड में से याद रखना 10वें खंड को, मित्रों याद रखिएगा कि 10वें खंड को, इसके 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही जानकारी अच्छी है ये कि इसके किस खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो 10वें खंड को यहाँ पर इसका केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और कुल इसके कितने खंड होते हैं, 14 खंड होते हैं। बात करते हैं कि विजयदान देथा को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इनको बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा 14, यानी बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है, 14 खंडों में विभक्त है। लेकिन जानकारी ये भी रखनी है कि 14 खंडों में से 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और इसके जो लेखक थे वो थे विजयदान देथा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, गेटवे ऑफ गोडवाड़ किसे कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है यहाँ पर, गेटवे ऑफ गोडवाड़ किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है नेमीनाथ का जैन मंदिर, रणकपुर पाली के अंदर, क्या इसे गेटवे ऑफ गोडवाड़ कहते हैं क्या। सूर्य नारायण मंदिर रणकपुर पाली में है, क्या इसे कहते हैं क्या। फालना स्वर्ण मंदिर फालना पाली, कामेश्वर मंदिर औवा पाली। तो देखिएगा गेटवे ऑफ गोडवाड़ वो कहा जाता है फालना स्वर्ण मंदिर फालना पाली, जो इस मंदिर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ गोडवाड़। देखिएगा गोडवाड़ जो लूनी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पर गेटवे ऑफ गोडवाड़ किसे कहा गया है, फालना स्वर्ण मंदिर फालना को कहा गया है। एक चीज और याद रखिएगा कि फालना के यहाँ के छाते प्रसिद्ध हैं और रेडियो प्रसिद्ध है। रेडियो कहाँ के प्रसिद्ध है, फालना पाली के प्रसिद्ध है, और छाते भी कहाँ के प्रसिद्ध है, फालना पाली के। और यहाँ का जो फालना स्वर्ण मंदिर है उसे गेटवे ऑफ गोडवाड़ कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न, उस्ता केमल हाइड, उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर के प्रथम निर्देशक किसे बनाया गया। वापस से देखिए, उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर के प्रथम निदेशक किसे बनाया गया। कादर बख्श उस्ता को बनाया गया था क्या,
हिसामुद्दीन उस्ता को बनाया था क्या क्या, इलाई बख्श उस्ता को बनाया क्या, मोहम्मद हनीफ उस्ता को बनाया गया था। देखिएगा क्या होता है उस्ता, तो देखिए उस्ता कला, ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला वो कहलाती है उस्ता कला। और इस कला को बढ़ावा देने के लिए यहां पर एक सेंटर बनाया गया था, उसका नाम है उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। और इसके जो प्रथम निर्देशक कौन थे वो यहां पर प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग जो सेंटर है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1975 में की गई थी और इसका जो सेंटर का मुख्यालय है वो है बीकानेर में। ठीक है, और इसका पहला निदेशक, प्रथम निर्देशक वो बनाए गए थे हिसामुद्दीन उस्ता। याद रखिएगा कि हिसामुद्दीन उस्ता को क्या बनाया गया था, तो उस्ता केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर का पहला निदेशक बनाया गया था। और ये कौन थे हिसामुद्दीन उस्ता, तो याद रखिएगा इन्हें उस्ता कला के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों याद रखिएगा उस्ता कला के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिसामुद्दीन उस्ता को जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि उस्ता कला क्या होती है, उस्ता कला ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला कहलाती है। और इस कला को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर के अंदर हाइट केमल सेंटर एक बनाया गया था और उसकी जो स्थापना होती है वो होती है 15 अगस्त 1975 में, और जिसका मुख्यालय कहां पर है, बीकानेर में। इसके प्रथम निदेशक जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे हिसामुद्दीन उस्ता, जिन्हें राजस्थान में उस्ता कला के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिसामुद्दीन उस्ता। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखिएगा, कुसुम निम्न में से किससे संबंधित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, विचित्र ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कुसुम निम्न में से किससे संबंधित है, आंसर दीजिएगा आप। क्या ये विवाह संस्कार है, क्या व्यंजन है, क्या अफीम एवं शराब परंपरागत हथियार। तो देखें कुसुम क्या होता है, अफीम एवं शराब होती है, इसे कुसुम कहा जाता है। देखिएगा अगर बात की जाए अफीम की, अफीम को काला सोना भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना अफीम को कहा जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि अफीम के लिए राजस्थान में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो देखिए अफीम के लिए सांवलिया सेठ का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है अफीम के लिए। अफीम के लिए और एक रोचक जानकारी याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर प्रथाओं की बात करें तो अफीम खिलाने की जो प्रथा है उसे रिवाण कहा जाता है। मित्रों याद रखिएगा कि रिवाण क्या है, रिवाण ये अफीम खिलाने की प्रथा है। अफीम खिलाने की जो प्रथा है उसे रिवाण कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया हुआ है। और अफीम के लिए अगर कोई पूछा जाए कि अफीम के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो अफीम के लिए चित्तौड़गढ़ जिला जाना जाता है। तो इस प्रकार से पूछा जाए कि कुसुम निम्न में से किससे संबंधित है, ये प्रश्न आया हुआ है आरओ जी के एग्रीकल्चर में आया हुआ है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अफीम एवं शराब। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, समाचार पत्र मजरूम सुरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, समाचार पत्र मजहूर सुरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ था। क्या ये अजमेर से हुआ था क्या 1840 में, उदयपुर से हुआ क्या ये भरतपुर से हुआ था या फिर जयपुर से। देखिएगा ये जो समाचार पत्र है वो होता है भरतपुर से और ये होता है 1849 से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भरतपुर 1849। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा बिना आर्थिक मजबूती के, बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। फिर से देखिएगा बहुत ही शानदार बात बोली है इन्होंने,
राजस्थान की किस सुप्रसिद्ध महिला ने कहा था कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? ये जो प्रश्न है कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या शांति त्रिवेदी ने कहा था, रत्ना देवी शास्त्री ने कहा था, कमला देवी स्वाधीन ने कहा था, या फिर कल्याणी पाराशर ने कहा था? तो देखिएगा ये बात बोली थी शांति त्रिवेदी। शांति त्रिवेदी, ये जो शांति त्रिवेदी है इनका संबंध उदयपुर प्रजामंडल से भी था। मित्रों याद रखिएगा उदयपुर प्रजामंडल के अंदर एक सक्रिय भागीदारी निभाने वाली जो महिला थी वो कहीं ना कहीं शांति त्रिवेदी थी। और ऐसा कहा जाता है कि 1947 में इन्होंने राजस्थान महिला परिषद की स्थापना, याद रखिएगा शांति त्रिवेदी के द्वारा ही 1947 में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, केंद्र बनाया गया था, वो उदयपुर में था। याद रखिएगा इन्होंने राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय कहां पर था? उदयपुर में था। इसकी स्थापना कब करते हैं? ये 1947 में। इन्होंने ही कहा था कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई अर्थ नहीं है। ऐसा किसने कहा था? शांति त्रिवेदी ने कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है? ये नहीं वाले प्रश्न ज्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं। ये अध्यापक हिंदी के अंदर पूछा गया था। देखिएगा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निहाल चंद टावर धौलपुर सही है, मोटा पहाड़ झुंझुनू सही है, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में क्या? नहीं है, कन्हैया लाल बागल हवेली चूरू में क्या? सही है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, यानी ये यहाँ पर गलत दे रखा है। इनकी जो दरगाह है वो है झुंझुनू में। इनकी जो दरगाह है वो कहां पर है? झुंझुनू में। वापस से देखिए एक शब्द आया यहाँ पर निहाल चंद टावर, ये कहां पर है? धौलपुर में। मित्रों याद रखिएगा राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर वो निहाल चंद टावर है। मित्रों याद रखिएगा राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? वो है निहाल चंद टावर। ये धौलपुर में है। और इस टावर की जो स्थापना है वो कौन करवाते हैं? निहाल चंद करवाते हैं। कौन करवाते हैं? निहाल चंद। ये जो धौलपुर के शासक निहाल चंद है इनको और क्या देखें, इनको सबसे पहले जो घड़ी प्रदान की थी, घड़ी देने वाले जो थे वो थे एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम, यहां पर जो घड़ी लगी हुई है वो किसने प्रदान की थी? एडवर्ड सप्तम ने दी थी। और इस एडवर्ड सप्तम को घड़ियों वाला राजकुमार कहा जाता है। घड़ियों वाला राजकुमार कहा जाता है। देखिएगा वापस से प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो देखिए निहाल चंद टावर धौलपुर में है, मोटा पहाड़ झुंझुनू में है, और हजरत कमरुद्दीन शाह की जो दरगाह है वो नागौर में नहीं होकर के कहां होगी? झुंझुनू में होगी। कन्हैया लाल बागल की हवेली कहां है? चूरू में है। इस प्रकार से जो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा होगा। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी 20वीं में। धन्यवाद।